हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार मिश्र, आप सभी का आज की हिंदी की क्लास में स्वागत है। मैं हिंदी विषय को आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन क्लास में हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं। आज जो विषय हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हैं वो पिछली क्लास का ही अगला क्रम है। ध्रुव स्वामी नाटक के विषय में हमने जाना था। यह जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें इतिहास की घटना के आधार पर अतीत की अनेक समस्याओं को प्रकाशित करते हुए उन्हें वर्तमान की समस्याओं से जोड़ा गया है। प्रसाद जी ने इस नाटक के कथानक में क्या क्या विषय रखे हैं, इस नाटक का संपूर्ण कथानक क्या है, इस नाटक का मूल प्रतिपाद्य क्या है, इस नाटक का महत्व क्या है, आज की क्लास में हम इन सभी विषयों पर विस्तार से जानेंगे। इस नाटक का कथानक क्या है और कथानक किसे कहते हैं, ये दोनों बातें हम पहले जान लें। कथानक का मतलब होता है कि किसी भी नाटक का, किसी भी कहानी का, किसी भी उपन्यास का जो मूल है, उसकी जो मूल कथा है, जो कहानी है, वो क्या है, यही कथानक है। कथानक को हम कथा वस्तु भी कहते हैं। ध्रुव स्वामी नाटक संवादों के रूप में हमारे सामने आती है, लेकिन अगर इसे कहानी के रूप में कहना हो तो जिस ढंग से हम कहेंगे वो ढंग ही कथानक है। यहां हम सबसे पहले ध्रुव स्वामी नाटक के कथानक के विषय में जानेंगे और ध्रुव स्वामी नाटक का कथानक तीनों अंकों के आधार पर हम जानेंगे। ध्रुव स्वामी नाटक के प्रथम अंक में, नाटक के आरंभ में ही ध्रुव स्वामी से हमारा परिचय होता है। वहां ध्रुव स्वामी के विचारों को जानते हैं और यह समझ पाते हैं कि ध्रुव स्वामी का जीवन संकट में है। हर घड़ी उस पर गुप्त सम्राट और ध्रुव स्वामी के पति रामगुप्त की कुदृष्टि लगी रहती है। वह ध्रुव स्वामी के पीछे मुखबिरों को लगाता है ताकि उसे ध्रुव स्वामी के स्वभाव का, ध्रुव स्वामी के पसंद का पता चल सके। रामगुप्त को यह संदेह है कि ध्रुव स्वामी मन ही मन उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त से अनुराग रखती है। उसके मन में छिपा हुआ जो प्रेम है उसे वह जानना चाहता है। वह एक भोगी विलासी प्रवृत्ति का शासक है, जिसने कभी भी इस मर्यादा को नहीं समझा कि एक पत्नी के साथ हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, जिसने इस बात को नहीं समझा कि एक स्त्री के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। उसने सदैव उस स्त्री पर जो ध्रुव स्वामी के रूप में है, जो महारानी के रूप में है, जो राजरानी के रूप में है, उसके चरित्र पर संदेह किया, उसकी किसी भी आवश्यकता का ध्यान नहीं रखा। उसका अपना निजी जीवन कैसा हो, उसके अपने निजी विचार कैसे हैं, इस पर उसने कोई चिंतन नहीं किया। वह मदमस्त रहा करता था, वह शराब पीकर भोग विलास में रहता था, वह नृत्य देखता था, उसे राज्य संचालन से भी कोई लेना देना नहीं था। प्रथम अंक में ही मित्रों हम यह देखते हैं कि किस प्रकार रामगुप्त के शिविर पर शकों का हमला होता है और शकों का जो राजा है शकराज, वह दूत के माध्यम से यह प्रस्ताव भेजता है कि या तो रामगुप्त युद्ध करें या ध्रुव स्वामी तथा रामगुप्त के अन्य जो सामंत कुमार हैं, उनकी मंत्रियों की पत्नियां हैं, ध्रुव स्वामी सहित अन्य मंत्रियों की पत्नियों को उपहार में शकों के पास भेजते हैं। अब रामगुप्त के समक्ष यह दो प्रश्न आ गए, या तो युद्ध करना है या अपनी पत्नी और अन्य जो मंत्री हैं उनकी पत्नियों को उपहार में भेज देना है। यह प्रश्न यहाँ हमारे सामने भी उपस्थित होता है कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए अगर यह परिस्थिति हमारे ऊपर आ जाए। यहाँ एक चर्चा होती है। रामगुप्त
रामगुप्त का जो महामंत्री है उसका नाम है शिखर स्वामी। शिखर स्वामी तमाम तरह के तर्क देता है और कहता है कि सभी उपायों से अगर राष्ट्र की रक्षा की जा सकती है तो राष्ट्र की रक्षा सर्वोपरि है। लेकिन जब वह यह बात कहता है तो इसका मतलब वह यह भी कह रहा है कि अपने कुल के गौरव, जो उसके परिवार गुप्त कुल की लाज है, उसको वो दूसरे को उपहार में दे दे। ध्रुव स्वामी इसका कड़ा प्रतिरोध करती है। वह कहती है कि राज्य के नियम क्या हैं, नीति के नियम क्या हैं, राजनीति क्या है, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये जानती हूं कि पुरुषों ने स्त्रियों को पशु संपत्ति समझकर उन पर अधिकार करने की प्रवृत्ति बना ली है। वह उनके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार करते हैं। वह उन्हें किसी को उपहार में देने को तत्पर हो जाते हैं, जैसा महाभारत में जो पांडवों ने किया, द्रौपदी को जुए में हार गए। ये पुरुषों की मानसिकता आदिकाल से चली आ रही है और समय समय पर अनेक स्त्रियों ने पुरुष के इस प्रवृत्ति का, पुरुष प्रधान मानसिकता का सतत विरोध भी किया है। ऐसा नहीं है कि समाज की सभी स्त्रियां पुरुषों के इस स्वभाव को स्वीकार कर लेती हैं। और आज से 1700 साल पहले की जो घटना, उस घटना में यह दर्शाकर कि उस समय भी ध्रुव स्वामिनी नारी के अधिकारों के प्रति कितनी सतर्क थी, कितनी सचेत थी, कितनी सचेष्ट थी। जयशंकर प्रसाद यह दर्शाते हैं कि सदैव हर युग में ऐसी क्रांतिकारी महिलाएं रही हैं। खैर, जब यह निर्णय निकाल लिया जाता है रामगुप्त और शिखर स्वामी द्वारा कि ठीक है, इसे उपहार में दिया जाएगा, तो वो कहती है, ध्रुवस्वामिनी कहती है कि मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी, मुझ में भी रक्त की लालिमा है, मैं जानती हूं कि मुझे कैसे चलना है आगे। लेकिन वह अपने आप को विवश भी पाती है। वह याचना भी करती है, रामगुप्त से गिड़गिड़ाती भी है, लेकिन रामगुप्त एक भी नहीं सुनता और उसे कहता है कि तुम्हें जाना ही होगा। विवश होकर प्रथम अंक में ही हम यह देखते हैं कि ध्रुवस्वामिनी आत्महत्या का प्रयास करती है और तभी नाटक में चंद्रगुप्त का आगमन होता है। चंद्रगुप्त उसे आत्महत्या करने से रोक लेते हैं और समझाते हैं और कहते हैं कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना होता है। नाटक के दूसरे अंक में हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त भी ध्रुवस्वामिनी का ही वेश धारण कर ध्रुवस्वामिनी के साथी शक शिविर में चले जाते हैं। शकराज के शिविर में ध्रुवस्वामिनी तो पहुंची ही है, ध्रुवस्वामिनी का ही वेश धारण करके, स्त्री का ही वेश धारण करके उसके साथ चंद्रगुप्त भी गए हैं और अन्य छिपे हुए सामंत कुमार भी उनके साथ गए हैं। अचानक शकराज दो ध्रुवस्वामिनियों को अपने समक्ष देखकर चौंक उठता है। वो सोचता है कि इसमें असली कौन है, नकली कौन है, और इसी उलझन में अचानक शकराज को चंद्रगुप्त मार देते हैं। द्वितीय अंक इसी के साथ समाप्त होता है। तृतीय अंक में हम देखते हैं कि रामगुप्त जब इन परिस्थितियों को देखता है तो वह कैसे ध्रुवस्वामिनी को, एक तो ध्रुवस्वामिनी परित्यक्त हो चुकी है, त्यागी जा चुकी है अपने पति द्वारा, और दूसरा जिसके पास भेजी गई है उसने उसे स्वीकार भी नहीं किया था कि तब तक वो मारा जाता है। अब ध्रुवस्वामिनी की स्थिति क्या है? वह विवाहिता होकर भी परित्यक्त हो गई है। वह जिसके पास भेजी गई है उसने स्वीकार नहीं किया है। ध्रुवस्वामिनी जाए तो जाए कहां? पुरोहित से और शिखर स्वामी से वह इन सारे मुद्दों पर बात करती है और बताती है कि पुरुष प्रधान प्रवृत्ति के कारण, पुरुषों की मानसिकता के कारण स्त्रियों की सदैव यही स्थिति रही है, वह कहीं की नहीं रही है। इसी के साथ रामगुप्त का पतन हो जाता है और हम नाटक के अंत में देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद नाटक की मर्यादा बचाते हुए यह कहीं नहीं दर्शाते कि रामगुप्त का पतन या उसकी हत्या होती है कि नहीं होती है। ये पता चल जाता है कि रामगुप्त से सत्ता छीन गई। मूल प्रतिपाद्य क्या है नाटक का? हम देख रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद ने पूरे नाटक के दौरान हमेशा यह प्रश्न उठाने का प्रयास किया है कि नारी के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव होता है। पुरुष अपनी मानसिकता के अनुसार नारी पर अधिकार करने की चेष्टा करता है, वह उसे अपने अनुसार चलाने का प्रयास करता है। दूसरा कि पुरुष प्रधान प्रवृत्ति
जो पुरुषों की मानसिकता रही है सदैव, उसे भी इस नाटक में उजागर किया गया है। नाटक का महत्व हम जाने, गुरुस्वामी नाटक का महत्व क्या है? देखिए, इसका सबसे बड़ा महत्व है कि यह एक इतिहास प्रसिद्ध घटना पर आधारित है। आर्य समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत के इतिहास में एक नायक की तरह देखा जाता है। समुद्रगुप्त का शासन वैभवशाली शासन था। उस समय भारत की सीमाएं दूर दूर तक विस्तृत थी। उस शासन काल में उनके उत्तराधिकारियों के बीच जो जीवन परिस्थिति निर्मित हुई, परिवार में जो कलह हुआ, परिवार में जो विद्वेष हुआ, बड़े भाई रामगुप्त की अयोग्यता के कारण जो समस्याएं उठी, उन सब पर गुरुस्वामी नाटक में विस्तृत रूप से उन्होंने प्रकाश डाला है। और नाटक बहुत लंबे आकार का नहीं है, लेकिन उनमें सभी विषयों को प्रसाद जी ने रखा है जो एक नाटक के लिए बहुत उपयोगी है। यह समस्या प्रधान नाटक है। अतीत की समस्याओं के आधार पर आज के समाज के मनुष्यों को बताया गया है कि कैसे वो अतीत से सीखें। वही समस्याएं कमोबेश आज भी बनी हुई हैं। आज भी हमारे समाज में वही रीति और परंपराएं हैं जो नारी को दोयम दर्जे का नागरिक मानती, जो नारी के अधिकारों का सम्मान नहीं करती, जो नारी का उपहास करती है। अयोग्य शासक की समस्या आज भी कभी कभी आती है। जब शासक योग्य नहीं होता है, जब वह अच्छे निर्णय नहीं ले पाता है, तो कैसे देश और समाज को अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है, यह हम समय समय पर उदाहरण देखते रहते हैं। नाट्य कला की दृष्टि से यह नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अगर मंचन किया जाए, रंगमंच पर अगर इसका अभिनय किया जाए, तो 3 अंक का यह नाटक अत्यंत रोचक और प्रभावशाली होगा। यदा कदा इसका मंचन होता भी रहता है देश भर के अलग अलग मंचों पर, और हम देखते हैं कि नाट्य कला की दृष्टि से, चाहे वह संवाद योजना हो, चाहे वह चरित्र चित्रण हो, चाहे वह कथानक हो, चाहे वह देश काल एवं वातावरण हो, चाहे इसकी भाषा शैली हो, चाहे इसका उद्देश्य हो, सभी विषयों में यह नाटक एक उत्कृष्ट नाटक माना जाता है। और हिंदी के सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से ध्रुव स्वामिनी नाटक एक है। बहुत बहुत धन्यवाद।